नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे मूवी रिव्यू सेक्शन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1974 की एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन फिल्म जिसका नाम है रोटी। और इस फिल्म की कहानी लिखी है जीवन प्रभा और मनमोहन देसाई ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था रजनी देसाई और राजेश खन्ना जी ने। इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं कादर खान साहब ने और इसके संगीत लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने। इस मूवी में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। यह फिल्म आशीर्वाद पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी, जो कि राजेश खन्ना जी का ही प्रोडक्शन हाउस था। मैं आपको बता दूं, राजेश खन्ना साहब जिस घर में रहते थे उसका नाम भी आशीर्वाद हुआ करता था। यह फिल्म साल 1974 को 11 अक्टूबर के दिन हिंदी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इसका टोटल रन टाइम था 148 मिनट। फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में है, जिसका पिक्चर में नाम है मंगल सिंह, जिसका साथ दे रही है मुमताज़, निरूपा रॉय, जगदीप, पिंचू कपूर, सुजीत कुमार, जगदीश राज, विजू खोटे, ओम प्रकाश, विजय अरोड़ा, असरानी, जितेंद्र, जीवन और कादर खान। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है मंगल सिंह यानी राजेश खन्ना जी के साथ, जो कि जुर्म की दुनिया में अपनी एक पहचान बना चुके हैं, जिसने बचपन में अपनी भूखी माँ को एक रोटी ना होने के कारण मरते हुए देखा है। जिसके बाद एक अंडरवर्ल्ड डॉन सूरज ने ही उसकी सारी परवरिश करी और बड़ा होकर उसे भी अपनी तरह एक मुजरिम बना दिया। कहानी तब मोड़ लेती है जब मंगल सिंह को एक आदमी की हत्या के इल्ज़ाम में, जिसकी हत्या उसने सिर्फ एक रोटी के कारण करी थी, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सूरज यानी अंडरवर्ल्ड का वो डॉन मंगल सिंह को छुड़ाने के लिए जेल से उसको भगा लेता है। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मंगल सिंह का पीछा करते हैं, जिसके बाद वह एक ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन में एक पैसेंजर को ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिसका नाम होता है श्रवण कुमार। ट्रेन का सफ़र पूरा करके मंगल एक छोटे से गांव, जो कि नॉर्थ इंडिया में कहीं पर है, वहां एक स्कूल टीचर की नौकरी पा लेता है। वह भी वहां के एक लोकल रेस्टोरेंट ओनर की मदद से, जिसका नाम है बिजली। मंगल खुद को छुपाए रखने के लिए एक रामू नाम के व्यक्ति की आइडेंटिटी ले लेता है, जिसे वह श्रवण कुमार यानी जिसे उसने ट्रेन से फेंक दिया था उसका दोस्त बताता है और श्रवण कुमार के घर पे ही चला जाता है रहने के लिए। श्रवण कुमार के माता पिता यानी लाला जी और मालती दोनों ही अंधे हैं और उसको पहचान नहीं पाते, परंतु जब वह जानते हैं कि वह श्रवण कुमार का दोस्त है यानी उनके बेटे का दोस्त है, तो उसे अपने साथ रहने देते हैं। और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि जिसे वह श्रवण कुमार यानी अपने बेटे का दोस्त समझकर अपने साथ रुकवा रहे हैं, वही उसका असली कातिल है। जैसे जैसे मंगल श्रवण कुमार के घर वालों के साथ वक्त बिताता है, कुछ दिन बिताता है, तो उसे एहसास होता है कि वह कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एक सेठ जी हैं जो कि बार बार उनका घर छीनने के बेहिसाब प्रयत्न करे जा रहे हैं, जिसके कारण वह लोग काफ़ी परेशान हैं। वह उनको मारने की भी धमकी दे चुके हैं। दरअसल बात यह है कि सेठ जी उनके घर को तुड़वाकर वहाँ पर एक होटल बनवाना चाहते हैं। हालांकि ये प्लान सेठ जी का भी नहीं, उनके भी बॉस सूरज का है, जो कि वही अंडरवर्ल्ड डॉन है जिन्होंने मंगल सिंह की परवरिश करी है। मंगल भी लाला जी और मालती की परेशानी देखकर उनकी खूब मदद करते हैं और सेठ जी से लोहा लेते हैं। आगे चल के पुलिस भी उस गांव में पहुंच जाती है और एक दिन लाला जी और मालती को बता देती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार, जिसे ट्रेन से गिरा दिया गया था, उसे गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि मंगल सिंह नाम का एक क्रिमिनल है। हालांकि मालती और लाला जी मंगल सिंह को पहचानते नहीं, वह राजेश खन्ना साहब को रामू के रूप में जानते हैं। जब राजेश खन्ना साहब घर पहुंचते हैं तो मालती और लाला जी उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे श्रवण कुमार को किसी ने ट्रेन से धक्का दे दिया है और यदि वह व्यक्ति मंगल सिंह उनके सामने आ जाए तो वह गोली से उसको मार देंगे। जब राजेश खन्ना साहब को ये सब बातें पता चलती है तो वह उनके सामने एक बंदूक लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये गोली आप मेरे पे चला दीजिए, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने आपके बेटे को ट्रेन से धक्का दिया था। जिसके बाद लाला जी राजेश खन्ना यानी रामू उर्फ मंगल से कहते हैं कि वह अपना एक बेटा तो खो चुके हैं और दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहते। तभी सेठ जी की तरफ से उनको काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगती हैं और वह उसके पैसे स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि वह ये घर बेच देंगे। तो राजेश खन्ना साहब उनसे कहते हैं कि आप ये पैसे उन्हें वापस कर दीजिए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको ये घर बेचने की ज़रूरत नहीं है।
वहीं दूसरी ओर सेठ जी की ज़िंदगी में भी एक कठिनाई है कि उनकी एक 4 साल की बेटी, जो कि बचपन में कुंभ के मेले में उनसे बिछड़ गई थी, आज तक उनसे मिली नहीं है। फिर एक दिन मंगल सिंह एक लड़की को लेकर उनके पास पहुंचते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सेठ जी की बेटी है। और सेठ जी को जब यह पता चलता है कि मंगल सिंह, जिससे वह इतनी नफरत करते हैं और जिसके कारण वह घर खाली नहीं करवा पा रहे थे, उसने आखिरकार उनकी खोई हुई बेटी को उन्हें लौटा दिया। जिसके बाद वह घर के कागज़ों को जला देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें यह घर नहीं चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल सिंह मालती, लालाजी और बिजली को लेके एक तीर्थ स्थान पे गए हुए हैं जिसका नाम है बद्रीनाथ। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है श्रवण कुमार से और उन्हें पता चलता है कि श्रवण कुमार मरे नहीं, जिंदा हैं। श्रवण कुमार भी मंगल को देख के झट से पहचान जाते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे ट्रेन से धक्का मारा था। मालती और लालाजी अपने असली बेटे की आवाज़ सुनकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वह भगवान को बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि भगवान ने उनका बेटा उन्हें लौटा दिया। श्रवण कुमार मंगल सिंह से कहते हैं कि चलो बाहर चलो, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वह दोनों बाहर आते हैं। श्रवण कुमार मंगल से कहते हैं कि मेरा जी तो चाहता है मैं तुम्हें अभी यहाँ पर गोली मार दूँ, परंतु जिस तरीके से तुमने मेरे माँ बाप की सेवा करी है मुझे वह चीज़ ज्ञात है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। वह उसे बताते हैं कि पहाड़ी के उस तरफ दूसरे मुल्क की सरहद है और वह चाहे तो वहाँ से भाग के दूसरे मुल्क में जा सकता है जहाँ से उसको कभी कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। तभी बिजली भी मंगल के पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है और तभी अचानक से सूरज भी वहाँ आ जाते हैं और वह मंगल सिंह को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। सूरज की एक गोली सीधा बिजली के लगती है और वह घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर बर्फ़ खिसक जाती है जिसमें सूरज और उसके साथियों की बर्फ़ में मौत हो जाती है। मंगल बिजली को बचाने के लिए उसे अपने कंधे पे उठा के बर्फ़ की पहाड़ियों में भाग रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस की एक गोली सीधा मंगल के लगती है जिससे मंगल भी घायल हो जाता है। फिर क्या था, बिजली और मंगल दोनों साथ में ही दम तोड़ देते हैं और कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें टोटल 5 गाने थे, जिसमें से पहला गाना है यार हमारी बात सुनो जो गाया है किशोर कुमार साहब ने। फिल्म का दूसरा गाना है ये पब्लिक है जो गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का तीसरा गाना है नाच मेरी बुलबुल जो अगेन गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का चौथा गाना है जो कि बहुत प्रसिद्ध गाना है जिसका नाम है गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, जो गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। फिल्म का पांचवा गाना है फूलों के साथ जो गाया है लता मंगेशकर जी ने। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सन 1974 में इस पिक्चर ने वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, जो कि 2018 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 320 करोड़ रुपए बैठते हैं। इस फिल्म को साल 1976 में तेलुगु में भी बनाया गया जिसका नाम था नेरम नाडी काडू अकिलड़ी, जिसमें मुख्य भूमिका में थे एन.टी. रामाराव। यह फिल्म बांग्लादेश में भी दोबारा से बनाई गई और इसका नाम था एक मुट्ठो भात, जिसका मतलब होता है एक मुट्ठी चावल, जो कि साल 1976 में बांग्लादेश में रिलीज़ हुई। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड दिया गया था, जिसके लिए ये अवार्ड मिला था कमलाकर करकानी जी को। फिल्म से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इस फिल्म के लिए कादर खान साहब को 1,21,000 रुपये का अमाउंट दिया गया था, जो कि उस समय एक डायलॉग राइटर के लिए काफ़ी बड़ी संख्या थी। मनमोहन देसाई जी कादर खान जी के डायलॉग राइटिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको एक तोशिबा का टीवी और गोल्ड ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया। कादर खान साहब ने जब यह स्टोरी मनमोहन देसाई जी को सुनाई थी तो उन्होंने उनसे केवल 21,000 रुपये की डिमांड रखी थी, पर मनमोहन देसाई जी को यह स्टोरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कादर खान, जो कि एक नए डायलॉग राइटर थे, उनको 1,21,000 रुपये देने का फैसला किया। मनमोहन देसाई ने फिल्म के लिए ओरिजिनली शत्रुघ्न सिन्हा को लेने का फैसला किया था, पर वह जानते थे कि उस दौर में राजेश खन्ना से बड़ा कोई भी सुपरस्टार नहीं है और यदि वह राजेश खन्ना को इस मूवी के लिए कास्ट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से उन्हें अच्छी मोटी कमाई हो सकती है, जिस कारण शत्रुघ्न सिन्हा को इस पिक्चर के लिए ड्रॉप कर दिया गया। फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि इस फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी साल 1973 में,
जितेंद्र ने इस फिल्म में एक कैमियो प्ले किया था और पूरे साल उन्होंने सिर्फ इतना ही काम किया था, क्योंकि उस पूरे साल वह जॉबलेस थे और उनके पास कोई भी दूसरी फिल्म में काम नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए वीडियो।